माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 18 माह के एनआईओएस डीएलएड कोर्स को माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो 2 वर्षीय रेगुलर डीएलएड कोर्स के इक्विवेलेंट माना गया था, उस फैसले को पलट दिया गया है और 18 माह का एनआईओएस डीएलएड अब प्राथमिक स्तर की फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होगा। इन सब का प्रभाव पहले की जो रिक्रूटमेंट हो चुकी है या फिर ऑनगोइंग प्रोसेस है, स्पेशली बिहार की बात करेंगे, जो 26/2023 वाला विज्ञापन था यानी कि टीआरई 1 वाला, उसके जब रिजल्ट जारी हुआ था तो उस नोटिफिकेशन में साफ शब्दों में ये बातें मेंशन की गई थी कि ये जो रिजल्ट है सर्वोच्च न्यायालय या फिर सक्षम न्यायालय के आदेश पारित होता है तो उसके फलाफल पर परीक्षा प्रभावित होगा। तो क्या टीआरई 1 में एनआईओएस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन पर इसका कोई प्रभाव पड़ने जा रहा है? टीआरई 2 जिसके लिए अभी परीक्षा दिसंबर में होना प्रस्तावित है, क्या उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का कोई असर पड़ेगा? साथ ही साथ अगर टीआरई 1 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना प्रस्तावित है, क्या अब एनआईओएस डीएलएड वालों को शामिल करते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं जारी किया जाएगा, मतलब कि एनआईओएस को बाहर कर दिया जाएगा? ऐसे तमाम सवाल जो आपके मन में उठ रहे होंगे उन सबका डिटेल में एनालिसिस करने जा रहे हैं, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किन पॉइंट्स के आधार पर एनआईओएस डीएलएड को बाहर किया गया है, इसके रिगार्डिंग डेडिकेटेड वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जरूर देख लीजिएगा। आगे क्या रणनीति हो सकती है एनआईओएस डीएलएड के लिए, वो समझने में आपकी काफ़ी मदद मिलेगी। उस वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। बीपीएससी के माध्यम से जब रिजल्ट घोषित किया गया तो ये पॉइंट जो लास्ट पैरा में मेंशन किया गया है, यह बीएड से संबंधित मामलों के लिए मेंशन किया गया था। अगर आप पूरे नोटिस को पढ़ेंगे तो देखिए 661 ऑफ 2023 ये भगवान कृष्ण जी की याचिका थी। इसके अलावा आप देख सकते हैं 20,743 ऑफ 2021 श्री देवेश शर्मा जी की याचिका थी। इसके अलावा 5068 ये भी बीएड से संबंधित याचिका थी। तो ये जो पूरा नोटिस जारी हुआ था वो बीएड की एलिजिबिलिटी से संदर्भित मामले को ध्यान में रख करके जारी किया गया था। इसके अलावा किसी अन्य फैसले का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया था। अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जब ये भर्ती के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस जारी किया गया, जब रिजल्ट जारी किया गया, उस समय तक माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो पटना हाईकोर्ट, त्रिपुरा हाईकोर्ट और उत्तराखंड हाईकोर्ट का जजमेंट था उस पर रोक नहीं लगाया था। रोक नहीं लगाने का मतलब ये हो गया कि वो फैसला तब तक बहाल था। अब आप इसको ऐसे समझिए जैसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त का बीएड के संदर्भ में जो फैसला दिया गया था, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब बिहार की शिक्षक भर्ती से संबंधित श्री दीपांकर गौरव जी की याचिका गई तो उसमें साफ शब्दों में उन्होंने ये बोला कि 11 अगस्त के बाद से कोई भी बीएड कैंडिडेट का रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हो गया कि 11 अगस्त थ्रेशोल्ड डेट हो गया। अगर आप बीएड वाले संदर्भ में जजमेंट पढ़ेंगे तो उसमें भी थ्रेशोल्ड डेट मेंशन नहीं किया गया था और जो एनआईओएस डीएलएड के संदर्भ में फैसला दिया गया है इसमें भी थ्रेशोल्ड डेट मेंशन नहीं किया गया कि ये फैसला कब से लागू होगा। तो एक जनरल आइडिया है कि जिस दिन फैसला आया उस दिन से फैसला प्रभावी माना जा सकता है। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 11 अगस्त को जजमेंट देने वाले ऑनरेबल जस्टिस ने जब रिव्यू की बात की तो उन्होंने कहा बिहार वाले मामले में कि जब रिव्यू में अलग से ये मामला आएगा तब देखेंगे कि ये फैसला पहले की भर्तियों को किस प्रकार से प्रभावित करेगा, लेकिन 11 तारीख के जजमेंट के बाद से कोई भी बीएड कैंडिडेट नहीं हो सकता। उसी हिसाब से आप समझिए इसको इस प्रकार से भी कि 28 नवंबर 2023 को जब जजमेंट दिया गया उसके बाद से कोई भी एनआईओएस डीएलएड रिक्रूटमेंट में अब शामिल नहीं हो सकता। लेकिन जो ऑलरेडी रिक्रूटमेंट हो चुकी हैं वो माननीय हाईकोर्ट के आदेश पर हुई हैं, चाहे पटना हाईकोर्ट की बात कर लें, त्रिपुरा हाईकोर्ट की बात कर लें या फिर उत्तराखंड में जो वहाँ पर अलाउ किया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, या फिर आप ऐसे समझिए कि 6 जनवरी 2021 को एनसीटी ने जब पटना हाईकोर्ट के आदेश को पालन करते हुए जब नोटिफिकेशन निकाल दिया तो अन्य राज्यों में जो ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो माननीय कोर्ट के और एनसीटी के उस नोटिफिकेशन के आधार पर चयनित हुए हैं। तो उस समय वो पूरी तरीके से वैलिड था। अब जब तक ये जजमेंट रेट्रोस्पेक्टिव लागू नहीं होता है, रेट्रोस्पेक्टिव कहने का मतलब कि जिस दिन से ये प्रभावी माना गया, भूतकाल में जाकर के जब तक इसको प्रभावी नहीं बनाया जाता तब तक पुरानी भर्तियों पर इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आज का मतलब 28 तारीख का जो जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, वो 28 तारीख से ही लागू होगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट इसको रेट्रोस्पेक्टिव नहीं कह देती है। इसको आप इस प्रकार से भी समझिए कि ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब जजमेंट दिया गया और रिव्यू पिटीशन पश्चिम बंगाल से होते हुए जब सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, तो रजिस्ट्रार ने अपने जजमेंट में जो 22 सितंबर वाला जजमेंट था, आपको ज्ञात होगा, उसमें उन्होंने ये कहा था कि किसी भी पुरानी भर्ती को लेकर के जो जजमेंट दिया गया उसमें री हियरिंग या फिर रीओपन नहीं कराया जा सकता। अब जो ऑलरेडी भर्ती कंप्लीट हो चुकी है उसको आप कैसे रीओपन करा सकते हैं? जैसे मान लीजिए 69,000 की शिक्षक भर्ती का मामला है। 69,000 की शिक्षक भर्ती उस समय तत्कालीन जो परिस्थिति थी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर कंप्लीट हुई है, श्री रामशरण मौर्य वाले याचिका पर। अब वो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के आधार पर कंप्लीट हुई है, तो उसको किसी भी परिस्थिति में फिर से उसमें छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उस हिसाब से वो भर्ती कंप्लीट हुई है। और उस समय उसका लीगल पोजीशन था 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन का, और उसके आधार पर वो हुई है। बाद में जाकर के क्या नियम बदल जाता है उससे उस पर कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। आप लोगों ने देखा होगा कि इसके संबंध में एक केस भी फाइल किया गया है, और उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आप इसको रिव्यू के तौर पर ले आइए, जो 69,000 से संबंधित मामला है। तो यहाँ पर एक बार जो भर्ती कंप्लीट हो जाती है, उस समय की तत्कालीन परिस्थिति में उस समय जिस नोटिफिकेशन के आधार पर हुई है वो नोटिफिकेशन लीगल पोजीशन में था और उसके आधार पर भर्ती कंप्लीट हुई है। और रजिस्ट्रार का भी इस प्रकार का जजमेंट है कि एक बार किसी कोर्ट के द्वारा जजमेंट के आधार पर अगर कोई कंप्लीट हो गई है तो उसको भविष्य की परिस्थितियों के हिसाब से बाद में जाकर के आप चैलेंज करेंगे तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, और वो रिव्यू के तौर पर जाया जाता है। और रिव्यू में आप जानते हैं सक्सेस रेट क्या है कोर्ट में, 1% से भी कम है कि रिव्यू में फैसले बदलते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि पुरानी भर्तियों पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि मान लीजिए कि टीआरई 1 में इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन टीआरई 1 के प्राइमरी के लिए जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात की जा रही है उसमें एनआईओएस को शामिल करते हुए अगर रिजल्ट दिया गया, तब तो ये 28 नवंबर 2023 को जो जजमेंट दिया गया उसके बाद उनका नियुक्ति हो सकता है। तो क्या ये बाहर हो जाएंगे? क्योंकि 28 नवंबर को फैसला दिया गया, उसके बाद तो एनआईओएस डीएलएड हो ही नहीं सकते। देखिए यहाँ पर एक शर्त ये हो सकती है कि एक ही नोटिफिकेशन के आधार पर ऑलरेडी कैंडिडेट सेलेक्टेड हैं और उसी नोटिफिकेशन के आधार पर अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाता है तो इसको निश्चित तौर पर माननीय कोर्ट का ये फैसला जो है वो बाधा उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर अभ्यर्थी वो कोर्ट में जाते हैं तो उसी नोटिफिकेशन के आधार पर ऑलरेडी कैंडिडेट सेलेक्टेड है और वो सिलेक्शन प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके आधार पर उनको राहत मिल सकती है। लेकिन इसके लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, क्योंकि 28 नवंबर के बाद से तो सीधे तौर पर एनआईओएस बाहर हो चुका है, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन अगर आप कोर्ट जाते हैं तो निश्चित तौर पर चूंकि आपकी एडवर्टीजमेंट के आधार पर ऑलरेडी कैंडिडेट सेलेक्टेड है और समानता के अधिकार के अंतर्गत आपको राहत मिल सकती है, लेकिन बिना कोर्ट के माध्यम से यह संभव नहीं होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाला एनआईओएस को शामिल कराना। यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद से अगर बात करें कि जो टीआरई 2 चल रही है उसमें अपर प्राइमरी की जो 32,000 वैकेंसी है उसमें एनआईओएस डीएलएड अभ्यर्थी भी एलिजिबल हैं, जो ग्रेजुएशन प्लस एनआईओएस डीएलएड होंगे। तो उनके लिए लगातार बीएड कैंडिडेट और जो रेगुलर डीएलएड कैंडिडेट हैं वो उनके रास्ते बंद करने के लिए शिक्षा विभाग को ज्ञापन दे रहे हैं। और जाहिर सी बात है कोई भी कैंडिडेट होगा वो कंपटीशन को कम करना चाहेगा, तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अध्ययन कर रही है। और जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त का जजमेंट था उससे पहले एडवर्टीजमेंट थी और 11 अगस्त का जजमेंट आता है और बीएड को बाहर कर दिया जाता है, उसी प्रकार से ये सेम परिस्थिति एनआईओएस के डीएलएड के साथ भी हो चुकी है। तो इस कंडीशन में अब शिक्षा विभाग पर पूरी तरीके से ये डिपेंड करेगा कि 28 नवंबर के बाद से वह एनआईओएस डीएलएड के संदर्भ में क्या कुछ फैसला लेती है। लेकिन अगर ये मामला फिर कोर्ट जाता है तो यही जजमेंट देखने को मिलेगा कि 28 नवंबर के बाद से कोई भी एनआईओएस डीएलएड फ्रेश रिक्रूटमेंट में नहीं हो सकता। तो जो टीआरई 2 चल रही है उसमें एनआईओएस डीएलएड के लिए रास्ते कठिन दिख रहे हैं। बाकी अगर बात करें पहले की जितनी भी रिक्रूटमेंट हो चुकी है उस पर इसका कोई भी प्रभाव पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है केवीएस पीआरटी के संदर्भ में। केवीएस पीआरटी का रिजल्ट कल 28 नवंबर 2023 को जारी हुआ और 28 नवंबर को ही फैसला आया। अब यहाँ पर केवीएस पीआरटी के संदर्भ में ये जो पूरा मामला है निश्चित तौर पर कोर्ट की दहलीज पर आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं जो रेगुलर डीएलएड वाले होंगे वो जाहिर सी बात है केवीएस पर दबाव बनाएंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पालन किया जाए। वहीं जो ऑलरेडी सेलेक्टेड हैं एनआईओएस डीएलएड वाले वह इसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं कि जिस समय ये रिक्रूटमेंट जारी हुआ था उस समय सारी परिस्थितियां एनआईओएस के फेवर में थी और उसी के आधार पर एनआईओएस डीएलएड का सिलेक्शन हुआ है।
तो ये सभी चीज़ें अभी एनआई जो केवीएस पीआरटी वाला मामला है वो इतनी जल्दी शांत नहीं होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है रेगुलर डीएलएड चाहेंगे कि एनआईएस को बाहर करके दोबारा मेरिट बने, जिससे मेरिट थोड़ा डाउन हो, और एनआईएस जो सिलेक्टेड हो चुके हैं वो जाहिर सी बात है उनके पास रास्ते खुले रहेंगे कि उस समय जब ये परिस्थितियां चल रही थी, जब एडवर्टीजमेंट जारी हुआ, जब परीक्षा हुआ, तब उस समय चूंकि एनआईएस डीएलएड वैलिड था और उसके आधार पर इसको सिलेक्शन दिया जाए। तो ये सभी चीज़ें हैं। केवीएस पीआरटी वाला मामला थोड़ा सा उलझ सकता है, लेकिन अगर बात करें टीआरई-1 बिहार वाले मामले को तो उसमें कोई भी परेशानी होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि ऑलरेडी वो भर्ती कंप्लीट हो चुकी है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले मामले की बात करें तो आर्टिकल 15 के अंतर्गत, समानता के अधिकार के अंतर्गत उनको एक तरीके से राहत मिल सकती है, लेकिन कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। लेकिन टीआरई-2 में जो अपर प्राइमरी की वैकेंसी है उसमें एनआईएस डीएलएड के लिए रास्ते कठिन होते हुए दिख रहे हैं, और बाकी के जो अन्य भर्तियां जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उस पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।